वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास की चर्चा कर रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने मोहम्मद गोरी के शासनकाल को देखा और उसके बाद इस्लाम धर्म को देखा। तो पिछले वीडियो में हमारे इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा है, भारत में तुर्की किस प्रकार से आए, अरबी किस प्रकार से आए, उसके बारे में चर्चा है, जो एक छोटा सा वीडियो है जो आप लोग उसके देख सकते हैं। और उसके बाद आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं गुलाम वंश के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि दिल्ली सल्तनत को 5 हिस्सों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर 5 शासकों ने शासन किया। तो सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। देखिए, गुलाम वंश जिसे हम लोग मामलुक वंश, दास वंश, कुतुबी राजवंश, इन सभी नामों से जानते हैं, यह 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया और इसमें 11 शासक हुए जो 84 वर्षों तक शासन किए। और यह एक तुर्की राजवंश था। आपको पता होगा कि मोहम्मद गोरी एक तुर्की शासक था, तो उसके साथ ही यह कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया था, इसीलिए यह एक तुर्की राजवंश था। उसके बाद 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का जो दिल्ली सल्तनत पर शासन रहा वह खिलजी वंश का रहा और इसमें 5 शासक हुए जो 30 वर्षों तक शासन किए। और सबसे कम कार्यकाल, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में दिल्ली सल्तनत का वैसा कौन सा राजवंश था जो सबसे कम कार्यकाल तक शासन किया, तो वो था खिलजी राजवंश 1290 से 1320 में। यह भी एक तुर्की राजवंश था। इसके बाद तुगलक तुगलक जो थे 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किए और इनमें 9 शासक हुए जो 94 वर्ष तक शासन करते हैं। और भारत में दिल्ली सल्तनत का यही एक ऐसा शासन था जो सबसे ज्यादा कार्यकाल तक शासन किया। तो यह परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का शासन करने वाला राजवंश कौन था, तो वो था तुगलक, और सबसे कम तो वो था खिलजी वंश। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 के बीच में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंशों का शासन रहा और इसमें 4 शासक हुए जो 37 वर्षों तक शासन किए। यह भी एक तुर्की राजवंश था। और सबसे अंत में लोदी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। इसमें 3 राजवंश होते हैं जो 75 वर्षों तक दिल्ली पर शासन करते हैं। और इसका एक अंतिम जो शासक होता है जिसके हम लोग कहते हैं महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी, तो उसे बाबर पराजित कर पानीपत के युद्ध में पराजित करता है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मामलुक वंश, कुतुबी राजवंश, इलबारी राजवंश और दास वंश। क्योंकि यह गुलाम के द्वारा स्थापित किया गया वंश था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गुलाम वंश। और मामलुक इसलिए पड़ा क्योंकि यह एक अपनाया गया व्यक्ति था, मोहम्मद गोरी के द्वारा अपनाया गया व्यक्ति था, इसलिए इसका नाम मामलुक पड़ा। और कुतुबी राजवंश से संबंधित था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इस वंश को कुतुबी राजवंश भी कहते हैं। और इसके बाद एक शासक था इल्तुतमिश, वह इलबारी राजवंश से संबंधित था, इसीलिए इस वंश को इलबारी राजवंश भी कहते हैं। तो फैक्ट्स, मामलुक जो एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है अपनाया हुआ। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा की संज्ञा यहाँ पे दिल्ली को दी गई है और वहां का स्वामी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक एक तुर्की शब्द है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हमने अभी चर्चा कर ली कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का दामाद था और सबसे तेज गुलाम था,
और उसे मोहम्मद गोरी ने सबसे अच्छी पद दी थी। कौन सी पद? तो मलिक और सिपह सलार की। देखिए, तुर्की में क्या था कि गुलाम बनाने की प्रथा थी। जो गरीब व्यक्ति होते थे वे अपने बच्चों को व्यापारियों को बेच देते थे और व्यापारी उसे राजा को सौंप देते थे। इसके बाद राजा अपने मन मुताबिक प्रशिक्षण देकर उनसे अपना मन मुताबिक कार्य करवाता था। तो हमने क्या देखा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह एक मोहम्मद गोरी का सबसे अच्छा पद पाने वाला व्यक्ति था और सबसे महत्वपूर्ण गुलाम था। उसके बाद देखिए, मिन्हाज नामक एक लेखक था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा है कि एक बार उसका हाथ टूट गया था जिसके कारण उसे ऐब कौशल की उपाधि मिली, जिसका अर्थ होता है हाथ से लूल्हा। तो मिन्हाज के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक की हाथ की उंगली टूट गई थी जिसके कारण उसे ऐब कौशल उपनाम दिया गया, जिसका अर्थ है हाथ से लूटना, हाथ से लूल्हा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी जब मोहम्मद गोरी भारत से दिल्ली को और हस्तिनापुर को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गजनी वापस चला जाता है। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक भारत पर शासन करता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। ये तो आप लोग डेट याद रखेंगे कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन होता है। उसके बाद इसको कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? तो पहले लाख बख्श, क्योंकि यह लाखों का दान करता था और यह काफी दानवीर व्यक्ति था। इसके कारण इसे लाख बख्श की भी उपाधि दी गई है। पील बख्श, यानी कि तुर्की में पील का मतलब होता है हाथी, तो यह हाथियों का भी दान करता था, इसीलिए इसे पील बख्श की संज्ञा दी गई है। और इसे अन्य उपाधियां जैसे कि कुरान खां और हातिम द्वितीय, क्योंकि यह भारत में मुस्लिम धर्म को पूरी तरह से स्थापित कर चुका था, इसलिए कुरान खां और हातिम द्वितीय यानी कि अल्लाह के बाद फरिश्ता, इसे संज्ञा दिया गया। तो हातिम द्वितीय, कुरान खां, पील बख्श और लाख बख्श की संज्ञा किसे दी गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसके बाद यह अपने आप को कभी सुल्तान माना ही नहीं, यह अपने आप को केवल गुलाम माना। तो केवल गुलाम बनकर रहने वाला सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद 24 जून 1206 ईस्वी को इसका दिल्ली एवं इंद्रप्रस्थ ये इलाके में राज्याभिषेक होता है। इसे मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद गोरी ने। सिपह सलार एवं मलिक की उपाधि उसे मिलती थी जो प्रमुख व्यक्ति होता था, और चूंकि मोहम्मद गोरी का यह सबसे खास व्यक्ति था, इसीलिए इसे प्रमुख सेनापति, जिसे सिपह सलार और मलिक कहते थे, मोहम्मद गोरी ने इसे प्रदान किया था। इसके गुरु का नाम था गुरु बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी जो इसके गुरु थे, इसके बारे में हम लोग अगले चर्चा करेंगे जब हम लोग सूफी आंदोलन की चर्चा करेंगे। इसने यह किस राजवंश से संबंधित था? तो कुतुबी राजवंश से, इसीलिए इसके वंश का नाम कुतुबी राजवंश भी। गुलाम वंश को हम लोग कौन सा वंश कहते हैं? तो कुतुबी राजवंश। तो कुतुबी राजवंश से संबंधित था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राजवंश और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, यही परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज कुछ कार्य की हम लोग चर्चा करेंगे, फिर अगले वीडियो में इसे पूरी डिटेल के साथ समाप्त कर देंगे। तो पहला कार्य, भारत में राजस्व प्रथा की शुरुआत किसने की? यानी कि टैक्स वसूलने की, कर वसूलने की प्रथा जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की। उसके बाद इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अजमेर में सरस्वती मंदिर को तोड़कर
2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण। देखिए, अजमेर में एक सरस्वती मंदिर था, उसने इसे तोड़कर 2.5 दिनों में ही एक मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसे हम लोग 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्य। इसके बाद एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह है कुतुब मीनार की नींव। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह निर्माण पूरा नहीं करवाया, लेकिन इसने नींव रखी। आगे हम लोग देखेंगे क्या कि अन्य शासक जैसे इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाते हैं, जो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, नमस्कार।